कुछ दिनों पहले की बात है कि हमारे एक दोस्त आए हुए थे जिन्होंने गल्फ जीसीसी रीजन में एक लॉजिस्टिक की बड़ी कंपनी स्टैब्लिश की। अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बता रहे थे। उन्होंने बताया कि वो शुरू में नौकरी करते थे एक दूसरी लॉजिस्टिक कंपनी में। एक बार उनको ट्रेनिंग में भेजा गया। जिन साहब ने ट्रेनिंग में की नोट स्पीच दिया वो बड़े शॉर्ट थे, छोटे से थे हाइट में, बड़ी अच्छी स्पीच दी। ये नई ट्रेनिंग, जब रिसेस हुआ, ब्रेक हुआ, तो उनके पास गए और कहा, सर आप हैं बहुत नाटे लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की। तो उन्होंने इसकी तरफ देखा, कहा बेटा आदमी की हाइट उसके पैरों से कंधे तक ही होती है, उसके ऊपर ये जो है ना, इसकी कोई हाइट नहीं होती, ये इनफाइनाइट है। एक लम्हे के लिए मैं रुका और मैंने अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट किया। ये बात मुझे बहुत बाद में मालूम हुई जो उन्होंने कही थी, लेकिन मुझे ध्यान आया कि शायद हम जिंदगी में जो सफर करते हैं हर जगह कहीं ना कहीं क्रॉस रोड से हम गुजरते हैं। हमारे सामने बहुत सारे रास्ते होते हैं, ये चॉइस अपनी होती है कि हम कौन सा रास्ता इख्तियार करें। शुरू में यह डिसीजन आपके लिए शायद आपके पेरेंट ले लें, लेकिन बाद में ये डिसीजन आप खुद लेते हैं। मैं अपनी बात करूं, मैं बहुत छोटा था, 5 साल कहूंगा। मेरे गांव में एक स्कूल प्राइमरी, 3 टीचर रोटेशन में आने वाले। पढ़ाई का स्टैंडर्ड कैसा होगा आप समझ सकते हैं। मेरी मां ने सोचा कि बच्चे को अगर मैंने यहां डाल दिया तो शायद वो उस लायक नहीं बन सकेगा जिसका सपना उन्होंने देखा था। तो 5 साल की उम्र में मुझे पैक कर दिया गया अपने घर से। फर्स्ट माइग्रेशन। माँ बाप की बात मानकर मैं अपने ननिहाल यानी कि अपने नाना नानी के घर चला गया। अब अपने घर में राजा होते हैं, सारे नखरे आपके बर्दाश्त किए जाते हैं, आप अपने माँ बाप के आंखों के तारे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप सेंटर स्टेज से निकलकर हाशिए पे जाते हैं, मार्जिन पे जाते हैं, ये सारी सिचुएशन बदल जाती है, डायनेमिक्स बदल जाती है। एक छोटे बच्चा भी, मेरे जैसा बच्चा ये महसूस कर सकता था। वहां से जो पहली बात शुरू हुई कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूं, मेरा पर्पस क्या, मैं किधर जा रहा हूं, मैं यहां क्यों हूं, मैं अपने माँ बाप के साथ क्यों नहीं, मुझे यहां रह के करना क्या है। अब जब आज हम रेट्रोस्पेक्ट में देखते हैं तो शायद वो क्रॉस रोड था, उस वक्त उतना एहसास नहीं था। तो यहां से सिलसिला मेरा शुरू हुआ। नई जगह, अकेला बच्चा, दोस्त किसको बनाया जाए, रिसोर्सेस नहीं, खेलने कूदने के सामान नहीं, स्कूल से आओ खेतों में जाओ जहां कुछ ना कुछ काम चल रहा होता है। तो मेरा वक्त गुजारने का जो जरिया था, हॉबी थी, मशगला था, वो पढ़ना हो गया। किताबें पढ़ने लगा, जो किताबें मिल जाए। किताबें पढ़ने से एक अजीब सी बात हो गई कि आप एक दूसरी दुनिया में जा रहे थे। याद रखिए 80s में, 70s में कोई टेलीविजन नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था। ये जो मोबाइल आज आप देख रहे हैं, ये तमाम चीजें अनइमेजिनेबल थी। तब आप एक ही चीज कर सकते थे कि उस किताब को पढ़िए, आंख बंद कीजिए और सोचिए कि इंग्लैंड में कहां क्या हो रहा है, फ्रांस में कहां क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है। अगर आप दास्तान पढ़ें तो आपको लगेगा इराक में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, तुरान में क्या हो रहा है। अगर आपको रिलीजन की किताब पढ़ लें तो आपको लगेगा अरे मक्का में क्या है, मदीना में क्या है, बगदाद में क्या है। तो इसने एक इमेजिनेशन को डेवलप किया, वो और आपको मोटिवेट करती है, खींचती है अपनी तरफ कि जरा और कुछ मिल जाए। उस चक्कर में बहुत सारी और किताबें पढ़ डाली। अच्छा, मेरे जैसे आदमी को फिल्मी नॉवेल्स और फिल्मी मैगजीन्स पढ़ने का बड़ा शौक था, मैं तो काट भी लेता था। बड़ी डांट पड़ी है उसमें भी। उसमें 2 चीजें होती है, एक तो महफिल पूरी बर्बाद हो जाती है और दूसरा कि आप जैसे ही अपने रूम में अपने दीवारों पे वो पोस्टर लगाते हैं, यू आर रिटन ऑफ एज यूजलेस, ये कुछ नहीं करने वाला है, इसके शौक तो देखो। अब ऐसे सिचुएशन में जब आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो एकदम नीचे 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 जा रहा है, उसको ऊपर कैसे लाया जाएगा। तो यू हैव टू आउट परफॉर्म, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। सो इस चक्कर में मैंने 10वीं के एग्जाम में बहुत अच्छा कर लिया। अब जब एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ गए तो फिक्र हो गई कि कौन से कॉलेज में एडमिशन कराया जाए। तो तय हुआ कि साइंस कॉलेज पटना, जो कि उस वक्त बिहार का साइंस में सबसे अच्छा कॉलेज था, वहां इसको भेज दिया जाए। तो मैं एक 500 लोगों के देहात से, उस वक्त 10 लाख लोगों की आबादी वाला एक सिटी या टाउन, पटना जो स्टेट कैपिटल हुआ करता था, वहां पर ट्रांसपोर्ट करवा दिया गया। मैं तो वर्नाकुलर मीडियम का स्टूडेंट था, उर्दू मीडियम में मैंने 10th का एग्जाम लिखा था।
वहां गए तो सारे लोग इंग्लिश पढ़ने वाले मिले मुझे, अच्छे कॉन्वेंट से, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से, ऐसे पढ़े हुए लोग। मेरी जुबान जो है वो हिंदी, और मेरे आसपास सारे अंग्रेजी बोलने वाले। मैं उर्दू और हिंदी की किताबें पढ़ के आया, यहां का सारा जो करिकुलम है वो इंग्लिश में है, तो मैं करूं तो क्या करूं? क्रॉस रोड, वापिस चला जाऊं, छोड़ दूं, क्या करूं? फिर ख्याल आया कि यार वापस जाना तो ऑप्शन ही नहीं मेरे पास। मैं हारने के लिए आया नहीं हूं यहां पे, मुझे तो जीतना ही है। तो कैसे जीतना है? तो मुझसे जो बेहतर है, जिसकी वजह से मैं चाहता हूं कि मैं उनके जैसा बनूं, तो एट्रीब्यूट कौन से हैं, वो क्वालिटीज कौन सी हैं, वो बातें कौन सी हैं, ये सारी चीजें मैं गौर करने लगा, देखने लगा। तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये मां के पेट से सीख के नहीं आए हैं, ये बाई बर्थ कोई क्वालिटीज नहीं, इन्होंने भी सीखा है। हम जब 15 साल पीछे हूं, कोई बात नहीं है ना, आई स्टिल हैव चांस। तो मैंने उनकी अच्छी क्वालिटीज को ऑब्जर्व करना शुरू किया, धीरे 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 अपने अंदर लाना शुरू किया। अंग्रेजी सीखनी शुरू की, अंग्रेजी किताबें पढ़नी शुरू की, करिकुलम पूरा का पूरा इंग्लिश में ले लिया, मीडियम इंग्लिश कर लिया। जनरल नॉलेज में बहुत कोशिश की कि मेरे अंदर भी वो चीजें आ जाएं। अब ये 1987 में जब ये सिलसिला शुरू किया, तो एक बात का और ज्यादा एहसास था कि मैं मार्क्स के हिसाब से अपने हॉस्टल में टॉपर था, लेकिन कई लोग जो बहुत अच्छे स्कूल से आए थे वो बात करना जरा कम अच्छा समझते थे मुझसे। तो मैं ये सोचता था, मैं तो लालटेन और चिमनी जला के पढ़ के आया हूं भाई, और ये तो अच्छे स्कूल से, अच्छे फैसिलिटीज से और सब कुछ ठीक ठाक लेके आए हैं, तो ऐसा कैसे हो रहा है कि ये जरा सुपीरियर हैं और मैं नीचे चल रहा हूं? तो ये जो मन में एक जिद होती है ना कि नहीं, मुझे इनसे आगे जाना है, मुझे उस मुकाम पे पहुंचना है जो मेरे लिए ड्यू है, उसके लिए कोशिश। अब हुआ क्या कि उस चक्कर में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, बट ये चैलेंज था। ये चैलेंज हर उस शख्स को काम आएगा जो एडवर्स सिचुएशन से आता है, जो अंडरडॉग है, जिसको जिंदगी में वो सारी चीजें, वो रिसोर्सेस नहीं मिले, जो डेप्रिवेशन का शिकार रहा है। शायद उसकी शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन आपको मालूम है ना, जब रेसेस होती है तो स्टार्ट बहुत अच्छा होना, फाइनल बहुत अच्छा होने की निशानी नहीं होती। आपने कितने 100 मीटर, 200 मीटर या उससे ज्यादा के रेसेस देखे होंगे। आधे के बाद आदमी स्टार्ट होता है, और उसके बाद जब वो पेस पकड़ता है तो वो पेस ऐसी होती है जो दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन के लिए कही गई थी कि ये लंबी रेस का घोड़ा है, जिस दिन इसने स्पीड पकड़ी ये सब कुछ पीछे छोड़ देगा। तो वहां से थोड़ी स्पीड आनी शुरू हुई। अब साइंस कॉलेज पटना में, चूंकि बिहार के करीब करीब जो बेस्ट स्टूडेंट थे वही रहते थे, उन्हीं के बीच आपस में कंपटीशन होता था, तो बड़े फोकस्ड थे। मालूम था कि मुझे करियर ऐसा बनाना है, मुझे मेडिकल में जाना है, मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, और उसके लिए वो तैयारी कर रहे थे। मुझे मेडिकल में नहीं जाना था, मुझे वो जिंदगी उतनी पसंद नहीं थी। मैंने अपने लिए करियर गोल सिविल सर्विस को बनाया था। तो मैंने उस वक्त ह्यूमैनिटीज में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। अब समझाने वाले लोग आते हैं, ये क्या कर रहे हो, मेडिकल इतना सिक्योर फील्ड है, डॉक्टर बन जाओगे, जिंदगी अच्छी जाएगी, देखो इसको देखो, उसको देखो, इसकी आमदनी मालूम है, वो डॉक्टर का रुतबा मालूम है। लेकिन दीवाने दीवाने होते हैं, जिनके आंखों में सपने बस जाते हैं, जिनके कुछ ख्वाब होते हैं ना, वो फिर ध्यान नहीं देते। तो मैं साइंस कॉलेज पटना को त्याग कर, खैर बात कह के, पटना कॉलेज पटना में ह्यूमैनिटीज के कोर्स में ज्योग्राफी में एडमिशन के लिए चला गया, और मुझे मिल भी गया। अच्छा, साइंस कॉलेज और आर्ट्स कॉलेज में बहुत ज्यादा फर्क होता है। साइंस कॉलेज में बच्चे पढ़ने पे उतारू होते हैं, पढ़ते रहते हैं दिन रात दिन रात। आर्ट्स में जरा माहौल अलग होता है, जरा चैन की जिंदगी होती है, करियर बहुत लंबा गोल होता है। तो सोशल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, रोमांटिक एक्टिविटीज, कभी कभी वन अपमैनशिप, और सारे लीगल और एक्स्ट्रा लीगल मीन्स, ये सारे चलते रहते हैं। अब मैं नया आर्मी में गया, वहां पे मैं देख रहा हूं क्या हो रहा है। अब मेरी दूसरी प्रॉब्लम है कि मैं सर्वाइव कैसे करूंगा यहां पे। मेरी बदकिस्मती कि मैं फर्स्ट ईयर में टॉप कर गया, तो आप समझ सकते हैं मेरे दुश्मन कितने हुए होंगे। तो क्या होता है कि रगड़ा बहुत लगता है, बहुत ज्यादा कट किया जाता है आपको। लेकिन तब यह बात समझ में आई कि हीरा भी कट होता है, इसीलिए वो चमकता है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल।
तो जब आप काटे जाएंगे, तराशे जाएंगे, तो आप चमकेंगे। तो अब मेरा जो मुकाबला था वो उन लोगों से था जो कि ऑलरेडी एक्सेल कर चुके थे, अच्छा कर चुके थे। हम हॉस्टल में भी थे, हॉस्टल में डिबेट होता था, हॉस्टल में क्विज होता था। मैंने अपनी मजबूरी आपको पहले बताई है कि मैं तो 15 साल पीछे से स्टार्ट किया था, मुझे कुछ आता नहीं था, तो वहां जाके बहुत पढ़ना पड़ा। जब ग्रेजुएशन मेरा 2 साल लेट होने के बाद, लोग 3 साल में ग्रेजुएशन करते हैं, मैंने 5 साल में किया है क्योंकि मेरा एग्जाम ही 2 साल लेट हुआ। जब मैं सिविल सर्विस की तैयारी के लिए दिल्ली के एक इंस्टीट्यूट में गया तो हमारे डायरेक्टर साहब पहला क्लास ले रहे थे। उन्होंने कहा कि बेटा मैं एक बात बताऊंगा और आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे। हमने सोचा घाटे का सौदा नहीं है, एक बात उनकी मानते हैं और अपनी करियर और लाइफ बना लेते हैं। पूछा सर क्या बात है? कहने लगे बेटा संन्यास ले लो। हमने उनको देखा, अपने आप को देखा, सर उम्र मेरी कितनी है, संन्यास हिमालय पे जाना है, कहां जाए, कौन सी गुफा में? संन्यास का मतलब ये नहीं है कि जंगल चले जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ। संन्यास का मतलब ये कि तमाम रिश्ते, नाते, दोस्ती सबको थोड़ी दिन के लिए बाजू में रख दो और अपना जो गोल है उस पर फोकस करो। अच्छा, मजे की बात है कि जब ये सारी चीज हो रही थी, इस दरमियान उम्र भी ऐसी होती है, आपके लाइफ के सारे क्राइसिस आ चुके होते हैं जो आप समझते हैं कि आपके लाइफ में आ सकते हैं। 92 में आपको मालूम है कि मेजर कम्युनल राइट्स हुए, गांव तक में हो गए, हमारे गांव में हो गए। पुलिस रिपोर्ट लिखाई गई, गांव में सबसे नोटेबल फैमिली कौन सी है? तो लीजिए कैसर खालिद की फैमिली। एक्यूज नंबर 1 उनके दादा, 2 उनके फादर, 3 उनके चचा, पूरी लिस्ट। मेरे वालिद टीचर थे, गवर्नमेंट सर्विस में थे, जेल 3.5 महीने जेल में रहे। भाई साहब जो मुझे मंथली स्टाइपेंड मिला करता था, जो कि वालिद के सैलरी से आया करता था, वो बंद। अब जब ये बंद हो गया तो जिंदगी कैसे गुजारूं? बड़े शहर में हाथ भी आप नहीं फैला सकते। ये जो अना है ना, ईगो, ये बीच में आती है, क्या करना? तो फिर मैंने देखा कि अगर इज्जत अपनी बचानी है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। सो मैंने पढ़ना शुरू किया। पढ़ाने के लिए या किसी काम करने के लिए जो 3 रिक्वायरमेंट है वो सीखनी है। पहली नॉलेज, दूसरी स्किल और तीसरा एटीट्यूड। तो नॉलेज हासिल करो, डिलीवरी भी आपकी आनी चाहिए, जो आप सोच रहे हैं आप सामने वाले को कम्युनिकेट कर सको, और वो एटीट्यूड, कम व्हाट मे आई विल सक्सीड। ये सब तो आना जाना है, दुनिया में कोई चीज परमानेंट नहीं है, तो ये हार्डशिप भी परमानेंट नहीं, ये भी निकल जाएगी। अच्छा, वही वक्त होता है जब आपको प्यार भी होता है, हार्ट ब्रेक्स भी होते हैं, राइज फॉल, ये चलता रहता है, और वही सब लेकर आप सिविल सर्विस में जाते हैं। मतलब आपके कंधे पे एक बहुत बड़ा बैगेज ऑलरेडी है। अब वहां एग्जाम की आप तैयारी करते हैं। अच्छा, एग्जाम में आपको मालूम है कि 3 स्टेजेस में सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं। प्रिलिमिनरी टेस्ट, जिसको आप एप्टीट्यूड कहते हैं, उसके बाद जो रिटन टेस्ट होता है उसको मेन कहते हैं, और उसके बाद इंटरव्यू होता है। रिटन और इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। भाई मेरा बहुत अच्छा गया प्रीलिम्स। डायरेक्टर साहब के पास गया मैं, ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था, 120 सवाल आते थे। पूछा कितने सही हुए? मैंने कहा सर 2 गलत हो गया है। उन्होंने मुझे देखा, बावला हो गया, कितने सही हुए? सर 2 ही गलत हुए हैं। उनको मालूम हुआ कि ये कन्विक्शन में है इसका, ये सही बोल रहा होगा। लेकिन एक अजीब सिस्टम था वहां पे। एग्जाम खत्म हुआ, हॉस्टल बंद, निकलो यहां से। मैं गांव का आदमी, शहर में कोई सहारा नहीं, कोई शेल्टर नहीं, जाऊं तो कहां जाऊं? वापस गांव। 2 महीने साहब मैं गांव में रहा। किताबें दिल्ली में, ट्रेन में आप कितना सामान उठा के ले जा सकते हैं, जनरल बोगी में। तो मेरी ज्यादातर किताबें दिल्ली रह गई, मैं चला गया गांव। गांव में आपकी पढ़ाई कैसी होगी ये आप इमेजिन कर सकते हैं। जब वापिस आया, हॉस्टल खुला, तो मुझे मालूम हो गया कि मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी है, पैर पूरा का पूरा काट लिया है, क्योंकि वो टाइम मैंने वेस्ट कर दिया है। वो जो 2 महीने और मिले मुझे, उसमें कोशिश करके किसी ढंग से पिक चूज ऐसा करके एग्जाम लिखा। लेकिन एहसास हो गया कि इस बार मेरी बस छूट गई है, इस बार मुझे कॉल नहीं आएगी। साहब बड़ी शराफत से मेंस का एग्जाम खत्म किया। एक जो पेपर था मेरा ज्योग्राफी के अलावा, उसको गुड बाय कहा, वो किताबें डोनेट की,
लिटरेचर का पेपर ऑप्ट किया, वो पढ़ना शुरू किया और याद आया कि हमारे जो सीनियर बताते थे वो एक्सपीरियंस की वजह से था और मैं अपनी एरोगेंस और बेवकूफ़ी में उसको नहीं मान रहा था, तो मैंने मान के दिया उस वक्त और मैंने उसके एक मशवरे के हिसाब से लिटरेचर पढ़ना स्टार्ट किया। मैं यहां बताना यह चाहता हूं कि बहुत बार हमको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का खुद एहसास नहीं होता है और हम इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते। अब चूंकि मैं लाइफ में धक्का खाते खाते यहां तक पहुंचा तो मेरी एक आदत सी हो गई कि मैं इंट्रोस्पेक्ट करने लगा कि मैं किस रास्ते पे जा रहा हूं। तो मैंने भाई ये पढ़ाई स्टार्ट की। मेरा एक दोस्त एक हॉस्टल में रहता था, मैंने उसको नोटिस दिया कि मैं 2 महीने तुम्हारे साथ रहने वाला हूं, तुम अपना सोच लो अंजाम। यहां एग्जाम खत्म, हॉस्टल बंद, मैं अपनी सारी किताबें उठा के उसके साथ रवाना। वो 2 महीने मैंने वहां बैठ के पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद वापस हॉस्टल में आया, तैयारी ठीक ठाक हो गई थी। अब उसी दरमियान मुझे प्यार भी हो गया था तो कुछ वक्त मेरा उधर भी लग रहा था। अब हुआ कि एग्जाम में अब कंफ्यूज रहते हैं, मैं खुद था। मैं जब लिटरेचर का पेपर सॉल्व कर रहा था तो ऑप्शन थे एक क्वेश्चन में ए और बी, मैंने उसको 1 और 2 पढ़ लिया। सो जहां 5 क्वेश्चन लिखने थे मैं 4 क्वेश्चन लिख के आ गया। एग्जाम हॉल से बाहर निकला, हम लोग कंपेयर करते हैं नोट। एक साहब ने कहा भाई तूने तो आज हाराकरी कर लिया। हाराकरी जिनको मालूम नहीं है उसमें जैपनीज में उसको सुसाइड कहते हैं। मैंने अपने आप को देखा कि जिंदा हूं अभी तक, लेकिन कुछ दिन में शायद अंजाम सामने आ जाए, बहुत दुखी। एक दिन बैठ करके मार्क्स कैलकुलेट कर रहा था, बुरे से बुरे हाल में वर्स्ट टू वर्स्ट मुझे कितने नंबर आएंगे। तो मैंने देखा कि जिस नंबर पर कॉल आती है इंटरव्यू की उससे ये काफी ऊपर है। मैंने तौबा की, कहा अब अगले मिशन पे लग जाओ इंटरव्यू के लिए। वहां से इंटरव्यू का सिलसिला शुरू हुआ, पढ़ने लगे, अपने दोस्तों के साथ बैठने लगे, डिस्कशन होने लगा और मैं अपनी जिंदगी में पहली बार किसी इंटरव्यू में गया और जब रिजल्ट आया तो मेरी जानकारी में हिंदुस्तान में उस बैच में मुझसे ज्यादा नंबर किसी को नहीं था। तो कहना यह चाहता हूं कि मैं 100 नंबर का क्वेश्चन छोड़ के आया था यूपीएससी के एग्जाम में। किसी के 100 नंबर अगर कट जाए तो वो क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा इसमें भी डाउट क्रिएट होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र और दुआएं लोगों की कि मैं क्वालिफाई कर गया और इंडियन पुलिस सर्विस में आ गया। अब जैसे ही आपको ये नौकरी मिलती है और आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो लोगों को आपको देखने का जो एंगल है वो बदल जाता है। वो आपको बिल्कुल कंधों पर उठाए फिरते हैं, सोशल स्टेटस बदल जाती है। अब इस बदलने से क्या होता है, धीरे धीरे आप उस मेक बिलीव वर्ल्ड में जाने लगते हैं कि मैं वाकई कुछ हो गया हूं। मैं अक्सर इधर उधर देखा करता था अपना कि मैं वही हूं कि कुछ और हो गया हूं, तो मुझे लगता तो मुझ में तो कोई फर्क आया नहीं। तो ये फर्क जो है ये यहां अक्सर चला जाता है। तो हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स इस मेक बिलीव वर्ल्ड से कभी निकलते नहीं हैं, उसी में रहते हैं, 30, 35, 40 साल उसी में गुजार देते हैं और फिर जब वो निकलते हैं तो दे आर इन स्टेट ऑफ शॉक। ये क्या हो गया, लोग क्यों नहीं पूछ रहे हैं, इज्जत क्यों नहीं हो रही है, सलूट करने वाले लोग कहां चले गए, गाड़ी किधर चले गई, वो घर कहां चला गया। दोस्तों ये सब का सब कुर्सी का खेल है, ये अपना कुछ नहीं है, ये कुर्सी खींचती है इसको। तो एक स्टेज में तो मैंने भी सोच लिया था कि मैं कुछ हो गया हूं, लेकिन बहुत जल्द मैंने तौबा की उस कंडीशन से और मैंने ये सोचा कि यार अगर मेरे जैसा आदमी इतना धक्का खाने के बाद यहां तक पहुंच सकता है तो और लोगों का क्या है। और सोसाइटी में इतने अंडर प्रिविलेज्ड हैं जिनको गाइडेंस नहीं है, मेंटरशिप नहीं है, जिनको बताने वाला कोई नहीं है, वो भी तो आ सकते हैं। तो क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। वहां से मेरा सिलसिला शुरू हुआ, मैंने पढ़ाना शुरू किया बच्चों को, गाइडेंस के क्लासेस लेने शुरू किए, करियर काउंसलिंग शुरू की, धीरे धीरे मोटिवेशन के लेक्चर्स लेने लगा। ये 20-25 साल से ये सिलसिला चलने लगा। जैसे जैसे मैं लोगों के दरमियान जाने लगा मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि इनफाइनाइट कैपेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज हैं अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के पास। सोसाइटी में ये अगर इनको मौका मिल जाए तो ये बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। जरूरत क्या थी कि उनके माइंड को इग्नाइट करना है। वो इग्नाइट कैसे होगा, मैं अपने आप को एक छोटा रोल मॉडल पेश करता था। मेरे पास कोई मोबाइल नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई अखबार नहीं, कोई न्यूज़पेपर नहीं, कोई मैगजीन नहीं, तब मैं यहां तक पहुंचा। आपके पास तो सब कुछ है, आप तो मुझसे बहुत आगे जा सकते हैं। और यकीन मानिए कि जब आप सच्चे दिल से बात करेंगे ना तो एक फ्रीक्वेंसी मैच होती है, वो वाइब्रेशन पहुंचती है।
जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर धीरे धीरे मुझे ये लगने लगा, और मैं पुलिस में भी काम कर रहा था और बहुत सारे ख्याल जहन में आ रहे थे, तो कुछ लिखना भी शुरू किया, किताबें लिखनी शुरू की, पोइट्री कुछ करना शुरू किया, और ये लगा कि लोगों को एक मैसेज जाना चाहिए। ये मैसेज सबको कैसे पहुंचेगा? ये मैसेज अगर आपको पहुंचाना है तो आपको पकड़ के लाना नहीं पड़ेगा, लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये कैपेबिलिटी लिटरेचर में है, ये कैपेबिलिटी म्यूजिक में है, ये कैपेबिलिटी कल्चर में है कि बड़े से लेके छोटे से छोटे को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाती है। तो वहां से हमने 2 NGOs फॉर्म किए, जिसके थ्रू हार्मनी थ्रू लिटरेचर एंड कल्चर हमने एक मिशन स्टार्ट किया, अच्छे लिटरेरी अच्छे कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का, और उसके थ्रू हार्मनी इन सोसाइटी का मैसेज देने का। अब मैंने देखा कि धीरे धीरे कॉर्पोरेट लोग इससे जुड़ने लगे, बिजनेस के लोग जुड़ने लगे, एजुकेशन के फील्ड के लोग जुड़ने लगे, NGOs के लोग जुड़ने लगे, समाज का वो तबका जो कि इन्फ्लुएंसर था, जो डिसीजन मेकर था, वो जुड़ने लगा। हम लोगों ने वो सिलसिला शुरू किया यहां और दिल्ली में, फिर रेस्ट ऑफ द कंट्री में भी हम लेके गए। एक सिलसिला हमारा चल रहा था स्टूडेंट को जोड़ने का, उस प्लेटफॉर्म में और स्टूडेंट जुड़ने लगे, और धीरे धीरे हम ऑनलाइन जब चले गए तो ये रीच और बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर ये कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया। मैंने मुंबई शहर में बहुत दिनों तक काम किया है। ईस्ट रीजन जो मुंबई का है वो एरिया ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा लेबर रहती है। इनके खाने के प्रॉब्लम स्टार्ट हुए, दुकानें बंद हो गई, होटल्स बंद हो गए। तो हम लोगों ने उस वक्त ये डिसाइड किया कि अब हम पूरा फोकस में शिफ्ट करेंगे फ्रॉम लिटरेचर टू डिजास्टर मैनेजमेंट। हम लोगों ने फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया, बहुत सारे NGOs को साथ में लिया। हम 30,000 फूड पैकेट अरेंज कर सके रोज बांटने के लिए। 2 महीने तो ये सिलसिला चला। लोगों की और डिमांड्स आने लगी, ये चाहिए वो चाहिए, एसेंशियल्स। हमने कोशिश की कि हम उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, उसको भी अरेंज कर सकें। बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। अब जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा खुला, अब लोगों को अपने घर अपने वतन जाने की एक शदीद ख्वाहिश, एक बहुत स्ट्रांग डिजायर था कि हम यहां से जाएं और अपने घर को जाएं। ट्रेन में जाना था, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? रजिस्ट्रेशन थाने में हो रहा था, लंबी लाइन्स। तो हमने लोगों को ऑर्गेनाइज किया कि रजिस्ट्रेशन कराने में आसानी कैसे हो। रजिस्ट्रेशन हो गया, ट्रेन कैसे मिलेगी? उसके लिए फिर अथॉरिटी से लिएज किया, और चूंकि मैं खुद पुलिस में था तो मुझे थोड़ी आसानी भी थी, एक्सेस था लोगों तक। तो हम लोगों ने सबके साथ मिल करके लोगों को घर वापस भेजने के लिए कोशिश की, और मुझे लगता है कि जो ये ऑपरेशन हुआ इसमें थोड़ा हमारा भी कंट्रीब्यूशन रहा। लेकिन धीरे धीरे इससे हमको बहुत सारी लर्निंग मिली। ये लर्निंग का जो बेसिक चीज है वो ये है कि कोई भी मिशन जो है वो पर्पस से चलता है, वो आदमी के चेहरे से नहीं चलता है। अगर मैं पर्पस को पीछे कर दूं और खुद को आगे कर दूं तो मैं जब तक हूं शायद वो चलेगा, बाद में लोग उससे हट जाएंगे, और उसमें ज्यादातर लोग वो जुड़ेंगे जिनको मुझसे कोई काम है। तो सबसे पहले हमने अपने आप को बाजू किया, अपनी फोटो नहीं, अपना नाम नहीं, मिशन आगे है, काम आगे है, उससे लोग जुड़ेंगे। और याद रखिए कि जैसे काम अच्छा होता है, सक्सेस मिलती है, ग्लोरी उसके साथ आती है। जैसे ग्लोरी आएगी आपका जो ईगो है वो ब्लॉक होगा। इससे अपने आप को कैसे बचा के रखना है, इसका एक ही तरीका है कि अपने पैर जमीन पर रखिए, अपने आप को हमेशा डाउन टू अर्थ बना के रखिए, और हमेशा ये कहिए कि जो कुछ हुआ है उसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एक मीडियम हूं, देने वाला वो है, कंट्रीब्यूट करने वाले लोग हैं, मैं एक मीडियम हूं जो इसको चैनलाइज कर रहा है। जब आपने ये कंसेप्ट अपने जहन में ले लिया, अपने ध्यान में ले लिया, तो याद रखिए और यकीन रखिए कि सोसाइटी की जो सर्विस आप कर रहे होंगे उसमें कहीं ना कहीं असर आएगा, लोग आपको मानेंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और आपके साथ ज्यादा लोग जुड़ने लगेंगे। और जैसा मजरूर साहब ने कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये कारवां बनेगा, आपकी गरूरी बढ़ेगी, आपकी सक्सेस बढ़ेगी, फिर वापस आप वहीं पे आइएगा। ये आपकी है कि लोगों की है, ये आपकी है कि टीम की है। और याद रखिए ये क्रॉस रोड्स जिंदगी में हर लम्हे आपके सामने आएंगे, किधर जाना है फैसला आपका है। शुक्रिया।